नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर होने वाले मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शन के बारे में, यानी कि उन संस्थाओं और योजना के बारे में जिनका जिक्र आज के वीडियो में आया है। हमारे आज के वीडियो में एयर इंडिया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज, पीएम स्वनिधि योजना, सीबीआई तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स में ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। भारत ने एक दिन में 7,33,000 कोरोना जांच करने का कीर्तिमान कायम किया है। इन्हीं मिलाकर देश में अभी तक 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा सैंपल की टेस्टिंग हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश की जांच, संपर्क और उपचार कार्यनीति ने पर 10 लाख आबादी पर 18,852 नमूनों की जांच की उपलब्धि हासिल की है। देश में 1421 लेबोरेटरीज में कोविड सैंपल की टेस्टिंग की जा रही है। इनमें 944 गवर्नमेंट लैब है और 477 प्राइवेट लैब हैं। पिछले 24 घंटों में 56,000 से ज्यादा रोगी उपचार के बाद पूरी तरह स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक 16,39,599 लोग कोरोना संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और स्वस्थ होने की जो रेट है वो बढ़कर 70.38% हो गई है। वर्तमान में 6,43,000 रोगियों का उपचार चल रहा है, जो कुल इंफेक्टेड लोगों का मात्र 27.64% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक दिन में नए रोगियों की संख्या 60,963 दर्ज हुई है और इंफेक्टेड लोगों का आंकड़ा 23,29,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 834 लोगों की डेथ हुई, जिससे मरने वालों की कुल संख्या 46,091 हो चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट खबर की ओर। एयर इंडिया ने मैड्रिड, मिलान, कोपेनहेगन, वियना और स्टॉकहोम के लिए उड़ानें रद्द करने का फैसला किया है। देश के विमानन क्षेत्र पर कोरोना वायरस महामारी के ताजा दुष्प्रभाव को देखते हुए यह फैसला किया गया है। कोविड से पहले से दुष्प्रभावित राष्ट्रीय विमान कंपनी ने महसूस किया कि इन मार्गों पर उड़ानें ऑपरेट करना वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा, लेकिन एयर इंडिया जो है वो यूरोप में लंदन, पेरिस, रोम और फ्रैंकफर्ट से उड़ानें जारी रखेगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। असम सरकार जो है उसने लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए का फैसला किया है। आज गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए एलिजिबल फैमिलीज को 830 रुपए महीने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि असम में यह सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की योजना होगी। श्री शर्मा ने कहा कि इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 से 17,000 परिवारों को लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने खर्च करेगी। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राजमार्गों और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और निकायों से निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल तथा एमएसएमई जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के 2 विकास स्तंभ हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स और वुमनोवेटर को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में आपस में सहयोग कर रहे हैं। इससे सड़कों की बेहतरीन डिजाइन और जागरूकता के लिए अवसर प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों का निर्माण इंजीनियरिंग में जागरूकता के कारण संभव हुआ है और उन्नयन कार्यक्रमों से सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 50% की कमी आएगी। उन्होंने बताया कि 2030 तक सड़क जो मृत्यु दर है उसको लगभग समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। श्री नितिन गडकरी ने कल नागपुर में किसी भी सतह को इंफेक्शन फ्री करने के लिए अतुल्य नाम के एक उपकरण को जारी किया। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित और फ्रांसीसी तथा अमेरिकी स्टैंडर्ड्स पर आधारित ये उपकरण जो है उसे देश में ही तैयार किया गया है। अतुल्य माइक्रोवेव जैसे उपकरण का उपयोग किसी भी 5 मीटर क्षेत्र तक के परिसर, सतहों, घर और कार्यालयों की फर्नीचर, बिस्तर, नए बक्से और यहां तक कि उसके अंदर की सामग्री को कीटाणु रहित करने के लिए किया जा सकता है। इस उपकरण को हाथ में पकड़कर इसका उपयोग किया जा सकता है क्योंकि इसका वजन मात्र 3 किलोग्राम है। यह 56 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदक हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस जो है उसको आइसोलेट कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि यह मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। वस्तु के प्रकार और आकार के आधार पर यह उन कीटाणुओं को मारने में लगभग 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक का समय लेता है। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट वेब पोर्टल की शुरुआत करेंगे। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण उपायों के अंतर्गत इस पोर्टल का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा।
सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस ने हाल के वर्षों में डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में के क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए हैं। पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स की जो दरें हैं उसको घटाकर 30% से 22% किया गया था। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो टैक्स की रेट है उसको 15% कर दिया गया और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को खत्म कर दिया गया। इन सुधारों का जो मुख्य उद्देश्य है वो कर की दरों में कमी लाना और प्रत्यक्ष कर कानूनों को सरल बनाना है। लंबित कर विवादों के समाधान के लिए द डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास एक्ट 2020 लाया गया। करदाताओं की शिकायतों और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विभिन्न अपीलीय अदालतों में विभागीय अपील करने की मौद्रिक सीमा बढ़ाई गई है। डिजिटल ट्रांजैक्शन और भुगतान के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों को बढ़ावा देने के लिए भी कई उपाय किए गए हैं। आयकर विभाग कोविड महामारी के दौरान करदाताओं के लिए अनुपालन आसान बनाने के प्रयासों के तहत आयकर रिटर्न की वैधानिक सीमा बढ़ा चुका है और लोगों के पास नकदी बढ़ाने के लिए टैक्स रिफंड की जो प्रक्रिया है उसमें भी अत्यधिक तेजी लाई गई है। ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट वेब पोर्टल शुरू होने से टैक्स रिफॉर्म्स की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट खबर है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत आवेदन करने वालों की संख्या पहले 41 दिन में ही 5 लाख को पार कर गई है और इनमें से 1 लाख लोगों के ऋण मंजूर भी कर लिए गए हैं। इस योजना को लेकर रेहड़ी और पटरी विक्रेताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि उन्हें लॉकडाउन के बाद अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 1 साल के लिए 10,000 रुपए तक का ऋण जो है वो बिना किसी जमानत की दिया जा रहा है। इसके अलावा इन लोगों को कर्ज का नियमित भुगतान करने पर ब्याज में 7% की दर से सब्सिडी दी जाएगी। डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों को 1200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आवासन और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज और लघु वित्तीय संस्थानों को कर्ज देने वाले संगठन के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ये कर्ज बैंकों से ना मिलकर एनबीएफसीज और लघु वित्तीय संस्थानों से मिलेंगे। नेक्स्ट खबर है, सरकार ने पिछले 6 सालों में रक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 4 दशक के इंतजार के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट ने भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की। आर्म्ड फोर्सेज को मजबूती प्रदान करने के लिए परसों जो है वो रक्षा खरीद परिषद ने 87 अरब 22 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 106 बेसिक ट्रेनिंग विमान जो है उनके समेत रक्षा उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी। इससे स्वदेशी क्षमता पर निर्भरता के साथ आर्म्ड फोर्सेज को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा मिलेगा। सरकार भारत को डिजाइन से लेकर निर्माण तक रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में वर्ल्ड के शीर्ष देशों में शामिल करना चाहती है। आत्मनिर्भरता और निर्यात के दोहरे लक्ष्य हासिल करने में सरकार और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना में महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने के लिए औपचारिक सरकारी मंजूरी पत्र जारी किया, जिससे महिला अधिकारी को संगठन में बड़ी भूमिका निभाने का अधिकार मिल गया है। 2018 में भारतीय वायुसेना में 3 महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 101 रक्षा उपकरणों का आयात पूरी तरह खत्म करने की घोषणा आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले महीने भारतीय वायुसेना के बेड़े में 5 राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने से वायुसेना की युद्धक क्षमता में बढ़ोतरी हुई है और देश में 23 साल पहले सुखोई विमान जो है उनके आयात के बाद राफेल ऐसा पहला पश्चिमी लड़ाकू विमान होगा जिसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट खबर है, 121 पुलिस कर्मियों को अपराध अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए साल 2020 के द यूनियन होम मिनिस्टर्स मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन को देकर सम्मानित किया गया है। अपराध की व्यावसायिक जांच के उच्च मानकों और जांच अधिकारियों को द्वारा उत्कृष्ट जांच कार्य को बढ़ावा देने के लिए साल 2018 में यह पुरस्कार शुरू किया गया था। पदक पाने वालों में सीबीआई के 15 कर्मी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 10-10 कर्मी, उत्तर प्रदेश पुलिस के 8, केरल तथा पश्चिम बंगाल के पुलिस के 7-7 कर्मी शामिल हैं और बाकी पदक पाने वालों में अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मी शामिल हैं। इनमें 21 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। बढ़ते हैं आज की लास्ट खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पाद हिम हल्दी दूध को शुरू किया है। इसका निर्माण मिल्क फेड ने किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय डेयरी कार्यक्रम के अंतर्गत मंडी, शिमला और कुल्लू जिले के दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि भी डिस्ट्रीब्यूट की। हिम हल्दी दूध का विकास पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला ने किया है और इसे पेटेंट कराया गया है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि ये जो पेय पदार्थ है लोगों में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय बनेगा। श्री ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मिल्क फेड ने आज प्रोत्साहन राशि के रूप में 835 दूध के उत्पादकों के खातों में प्रति व्यक्ति 2000 रुपए ट्रांसफर किए। तो दोस्तों थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 13 अगस्त है। 13 अगस्त 1889 को अमेरिका के विलियम ग्रे को सिक्के से चलने वाले टेलीफोन, जिसको पे फोन बोलते हैं,
उसके लिए पेटेंट मिला। 13 अगस्त 1913 को इंग्लैंड के हैरी बेरियरले को स्टेनलेस स्टील के लिए पेटेंट मिला। 13 अगस्त 1918 को ओपा मे जॉनसन यूनाइटेड स्टेट्स मरीन्स में भर्ती होने वाली पहली महिला बनी। 13 अगस्त 1923 को टर्किश नेशनल कांग्रेस ने मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा को राष्ट्रपति के रूप में चुना। 13 अगस्त 1926 को अर्जेंटीना के एनरिक टिराबोची फ्रांस से इंग्लैंड की ओर इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले तैराक बने। 13 अगस्त 1942 को अमेरिका में मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य एटॉमिक बम का निर्माण करना था। 13 अगस्त 1953 को दुर्गाबाई देशमुख सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष बनी। 13 अगस्त 1960 को सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को फ्रांस से आजादी मिली और बार्थ हेल्मे जो बोगोंडा इसके पहले प्रधानमंत्री बने। 13 अगस्त 1960 को किसी उपग्रह के साथ पहली बार दो तरफा संचार हुआ। नासा द्वारा 12 अगस्त को छोड़े गए इको 1 सैटेलाइट ने प्राप्त हुए सिग्नल को वापस धरती पर भेजने में सफलता पाई। 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार का निर्माण शुरू हुआ, जिससे जर्मनी ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी नामक दो भागों में बंट गया। इस दीवार को आखिरकार 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया गया। 13 अगस्त 1996 को माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर 3 रिलीज किया। 13 अगस्त 1997 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वर्क प्लेस पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकने और उन्हें लैंगिक समानता का अधिकार दिलाने के उद्देश्य से कुछ दिशा निर्देश जारी किए, जिन्हें विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जारी जाना जाता है। आगे चलकर 2013 के सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ने इसका स्थान ले लिया। 13 अगस्त 2014 को ईरानी गणितज्ञ मरियम मीरजखानी फील्ड्स मेडल इन मैथमेटिक्स जीतने वाली पहली महिला बनी। 13 अगस्त 2016 को अमेरिकी तैराक माइकल फेलिप्स ने रियो ओलंपिक में 23वां स्वर्ण पदक जीतकर अपने करियर का शानदार समापन किया। उन्होंने 23 गोल्ड मेडल के अलावा 3 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं और वो अब तक के सबसे कामयाब ओलंपियन हैं। 13 अगस्त 1638 को मेवाड़ राज्य की मुगलों से रक्षा करने वाले वीर योद्धा दुर्गादास राठौर का जन्म हुआ। 13 अगस्त 1926 को क्यूबा के क्रांतिकारी नेता और लंबे समय तक वहां के राष्ट्रपति रहे फिदेल कास्त्रो का जन्म हुआ। 13 अगस्त 1795 को राजमाता अहिल्याबाई होल्कर का निधन हुआ। 13 अगस्त 1910 को आधुनिक नर्सिंग की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली में हुआ। उनके लिए द लेडी विद द लैंप उपमा का प्रयोग किया जाता है। 13 अगस्त 1936 को प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा का देहांत मुंबई में हुआ। उन्हें 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फहराने के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।